नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री और एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी और यह सीरीज संख्या टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है मित्रों। लगभग मैं 14वीं टेस्ट सीरीज है और 13 टेस्ट सीरीज में खत्म कर चुका हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 11th की यह हिस्ट्री है, उसकी टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है। ठीक है, और ये बीपीएससी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सबके लिए मस्ट है और यह कहानी का सस्ता नहीं है। लेकिन बीपीएससी पीजीटी के लिए यह कोर्स लॉन्च किया गया है और एसएसबी पीजीटी के लिए भी, और 1499 का कंप्लीट कोर्स है मित्रों। और 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे और पेटीएम नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। केवल 1499 की सीरीज है। ठीक है, और इसमें आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, पावर पॉइंट नोट्स मिलेगा, 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सीरीज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बीपीएससी पीजीटी का कंप्लीट तैयारी, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी पीआरटी जूनियर सबकी तैयारी में कराऊंगा, लेकिन ओनली हिस्ट्री। ठीक है, तो जो भी लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। 1499 की सीरीज है, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, यूजी नेट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का चैप्टर है, क्लास 11th की बुक है विश्व इतिहास के कुछ विषय। उसका एक चैप्टर है 3 वर्ग, 3 ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 14। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। अभी कुछ ही समय पहले मैं एक और टेस्ट सीरीज संख्या 13 भी कराया हूँ। तो अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से एक विकल्प फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं है। बताइए, फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं है, कौन सा? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो देखिए, कौन शामिल नहीं है? कामगार और किसान तीसरे वर्ग में बिल्कुल शामिल है। कामगार और किसान ये तो तीसरे वर्ग में आते हैं। ठीक है, तीसरे वर्ग में कामगार और किसान आएंगे। फिर न्यायालय के अधिकारीगण, ये भी आपके तीसरे वर्ग में ही आएंगे। ठीक है, पुरोहित वर्ग, अभिजात वर्ग और और बाकी पुरोहित वर्ग और अभिजात वर्ग, तो पुरोहित वर्ग पहला वर्ग है, अभिजात वर्ग दूसरा वर्ग है। और उसके बाद जितने भी लोग आएंगे ये तीसरे वर्ग में आते हैं। ठीक है, बड़े कारोबारी व्यक्ति भी आपका तीसरे वर्ग में ही आएगा। कौन नहीं आएंगे? कार्यकारी निकाय, कार्यकारी निकाय जो कार्यकारी निकाय में है। ठीक है, मतलब अभिजात वर्ग, पुरोहित वर्ग, ठीक है, राजा आदि, ये सब कार्यकारी निकाय में आते हैं। तो यह आपके तीसरे वर्ग में नहीं शामिल होंगे, मतलब विकल्प 3 जो है वह आपका सही है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सीरीज चल रहा है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 की सीरीज है। इसमें आप लोग को सब कुछ मिलेगा। यह आप लोग देख सकते हैं कि 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और ऐसी ही सीरीज आपकी रहेगी। इसके अलावा पीपीटी नोट्स भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मध्य युग से प्रारंभिक आधुनिक यूरोप तक ईसाई जगत में उपयोग किए जाने वाले सामाजिक पदानुक्रम के व्यापक क्रम 3 वर्ग हैं। जैसे हमारे समाज में वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ग था, वैसे ही यूरोपीय समाज में, प्राचीन यूरोपीय समाज में 3 वर्ग होते थे, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। ठीक है, तो देखिए, सामाजिक पदानुक्रम के व्यापक क्रम 3 वर्ग थे। समाज के सदस्यों को संपदा में विभाजित करने की विभिन्न प्रणालियां समय के साथ विकसित और विकसित होती गई। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहले दो, अब देखिए, पहले 2 वर्ग जो थे वो पादरी और कुलीन वर्ग, ठीक है, ने सभी विशेषाधिकारों को का आनंद लिया। ठीक है, इन दोनों लोगों के पास सभी विशेषाधिकार थे। ठीक है, तीसरे वर्ग में वे सभी शामिल थे जो शहरों और ग्रामीण के सदस्य नहीं थे। ठीक है, जो शहरी और ग्रामीण के सदस्य नहीं थे। साथ में फ्रांस की 90% आबादी इन्हीं लोगों की थी। किसकी? तीसरे वर्ग की। ठीक है, तीसरी श्रेणी में कौन लोग आते थे? व्यापारी वर्ग, ठीक है, व्यवसायी वर्ग, दरबारी अधिकारी, किसान, शिल्पी, भूमिहीन मजदूर और नौकर, कृषक, ये सभी लोग तीसरे वर्ग में आते थे। ठीक है, कार्यकारी निकाय को तीसरी संपत्ति में शामिल नहीं किया गया था। कार्यकारी निकाय को तीसरी वर्ग में शामिल नहीं किया। कार्यकारी निकाय है, ठीक है, मतलब जो कार्यकारी निकाय है जिस पर सब कुछ हावी है। ठीक है, मतलब अभिजात वर्ग की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्यकालीन यूरोप में चर्च अर्जित किया।
मध्ययुगीन यूरोप में चर्च अर्जित किया, मतलब मध्ययुगीन यूरोप में चर्च ने क्या अर्जित किया, चर्च के पास चर्च क्या अर्जित किया था? अपनी भूमि से उपज अर्जित किया, या कुलीनों से बंदोबस्ती अर्जित किया, या ए और बी दोनों? तो देखिए, चर्च जो है ना, इसका बहुत बड़ा पावर होता है। ये अपनी भूमि से उपज लेता था, ठीक है। इसके पास अपनी भूमि होती थी, पोप के पास या चर्च के पास अपनी भूमि होती थी, उससे वह उपज लेता था, ठीक है। उस भूमि को किसानों को देता था और उनसे टैक्स वसूलता था, ठीक है। अपनी भूमि से उपज लेता था, इसके अलावा कुलीनों से भी बंदोबस्ती लेता था, मतलब अभिजात वर्ग से भी यह टैक्स लेता था। कौन? चर्च। तो ए और बी दोनों है, मतलब विकल्प 3, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैथोलिक चर्च के अपने कानून थे, शासकों द्वारा उन्हें दी गई भूमि का स्वामित्व प्राप्त था और वह कर लगा सकते थे, ठीक है। अब देखिए, कैथोलिक चर्च के अपने कानून होते थे, शासकों द्वारा उन्हें दी गई भूमि होती थी, शासक जो होते थे वह चर्च को भूमि दिए हुए थे और वो अपनी भूमि पर कर लगा सकते थे, ठीक है। इस प्रकार का यह बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। कौन? चर्च। चर्च वर्ष के दौरान अपनी भूमि से जो भी कुछ अर्जित करता था, शासक उसका 10वां हिस्सा पाने का हकदार था, जिसे दशमांश कहते थे। मतलब चर्च भी जितना भी कुछ अर्जित करता था, वही बटा 10 वह राजा को देता था। अगला प्रश्न देखिएगा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान फ्रांसीसी समाज के बारे में गलत कथन ज्ञात करिए। गलत कथन क्या है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में? तो देखिए, 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। दशमांश, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था, ठीक है। चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था, ठीक है। टिल्ले, अब देखिए, जो आपका कर था टाइल, टाइल को ही टिल्ले यहाँ पे लिखा है। टाइल, राजा को सीधे भुगतान किया जाने वाला कर जो था वो टाइल्स होता था, ठीक है। बड़े व्यापारियों को राज्य की करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, तो यह तो बिल्कुल से गलत है, क्योंकि बड़े अधिकारी भी जो होते थे वह राजा को टैक्स देते थे, ठीक है। चौथा देखिएगा, बड़े व्यापारी, अदालत के अधिकारी, वकील, ये तीसरी संपदा के हिस्सा थे। तो बिल्कुल यह भी आपका सही है। तो क्या सही नहीं है? यही 3 की बड़े व्यापारी राज्य के करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, यही आपका सही नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। पहले 2 रियासत के सदस्य थे, अर्थात पादरी और नवाब, जो पहली और दूसरी रियासत के सदस्य थे, उन्हें कोई कर देने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब पादरी और अभिजात वर्ग जो था, किसी प्रकार का कोई कर नहीं देता था। बड़े व्यवसायी तीसरी रियासत के तहत आते थे और उन्हें करों का भुगतान करना पड़ता था। अतः विकल्प सी जो है यही आपका सही नहीं है, ठीक है। पहले 2 रियासतों के सदस्य अर्थात पादरी और नवाब जन्म से कुछ विशेषाधिकारों का आनंद लेते थे, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण, राज्य को करों का भुगतान करने से छूट नहीं थी, ठीक है। तो इनको ऐसी बात नहीं कि महत्वपूर्ण करों को भुगतान करने की छूट थी, ठीक है। नवाबों ने सामंती अधिकारों का, विशेषाधिकारों का आनंद लिया। तो ये सब बातें हैं, इस सब मैं नोट्स में अच्छे तरीके से कराया हूं। अगला प्रश्न देखिएगा। 12वीं सदी से फ्रांस और इंग्लैंड में गिरजाघर बनने लगे थे, यह क्या था? पता है, गिरजाघर के बारे में पूछ रहा है कि गिरजाघर बनने लगे थे। गिरजाघर था क्या? बड़े घर जो कुलीनों के लिए एक मनोरंजन स्थल का कार्य करते थे। तो क्या ये ऐसा मनोरंजन का स्थल था गिरजाघर? बिल्कुल नहीं। देखिए, शराब के उत्पादन में विशेषज्ञता वाले बड़े कारखाने थे? बिल्कुल नहीं। मठों के नियंत्रण में बड़े चर्च थे? तो बिल्कुल यही मठों के नियंत्रण में बड़े चर्च थे, यह आपका गिरजाघर। तो यह आपका विकल्प 3 जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 12वीं सदी में फ्रांस में बड़े चर्च, जिन्हें गिरजाघर कहा जाता था, बनाए जा रहे थे। ये मठों के नियंत्रण के अधीन होते थे, ठीक है। लेकिन लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने स्वयं के श्रम, सामग्री और धन से इनके निर्माण में योगदान दिया, ठीक है। ये मठों के अधीन होते थे गिरजाघर, और लोगों ने इसमें अपना श्रम भी दिया, सामग्री भी दिया। गिरजाघर जो होते थे पत्थर के बने होते थे और इसे पूर्ण करने में कई वर्ष लग जाते थे। जैसे जैसे भी बनते जा रहे थे, गिरजाघरों के आसपास का क्षेत्र भी अधिक आबादी वाला हो गया था। जैसा कि हमारे देश में भी देखते हैं, कोई धार्मिक जगह होता है तो धीरे धीरे वहां पर आबादी बचने लगती है, ठीक है। और जब ये पूर्ण हो गए तो ये तीर्थ यात्रा के केंद्र बन गए। इस प्रकार अनेक आसपास अनेक छोटे शहरों का भी निर्माण होने लगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 18वीं सदी में फ्रांस में किस नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था? 18वीं सदी में फ्रांस में किस नए सामाजिक समूह का उदय हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यम वर्ग का, कुलीन वर्ग का, श्रमिक वर्ग का, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो यह आपका 18वीं सदी में एक नए वर्ग का उदय हुआ था जिसको बोला जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय हुआ था 18वीं सदी में। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 18वीं सदी में सामाजिक समूहों का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। इन्होंने विदेशों में बढ़ते व्यापार, ऊनी और रेशमी वस्त्र जैसे सामानों के निर्माण में से अपना धन अर्जित किया, जिन्हें या तो निर्यात किया गया या समाज के अमीर सदस्यों द्वारा खरीदा गया। तो यह जो मध्यम वर्ग है ना यूरोप में, यह अचानक ही आ गए। ठीक है, मतलब अचानक ही प्रकाश में आ गए। इन्होंने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। 18वीं सदी में फ्रांस में किस नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, तो मध्यम वर्ग का अचानक ही उदय हुआ और इन्होंने अपना स्थान अपने आप बनाया। और यह व्यापारी थे। ठीक है, यह व्यापारी थे और यह ऊनी और रेशमी वस्त्र जैसे सामानों का निर्माण करते थे। ठीक है, उसे बेचते थे, निर्यात आयात करते थे और यह व्यापारी थे और इन लोगों ने अपना स्थान बना लिया समाज में, मध्यम वर्ग का। ठीक है, व्यापारियों और निर्माताओं के अलावा तीसरे स्टेट में कौन शामिल था, तीसरे वर्ग में कौन शामिल था? देखिए, व्यापारी भी तीसरे वर्ग में थे, वकील भी तीसरे वर्ग में थे, कलाकार भी तीसरे वर्ग में थे, किसान भी तीसरे वर्ग में थे, दास भी सब तीसरे वर्ग में थे। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें तीसरे वर्ग में ही थे और इन्हीं में से मध्यम वर्ग निकल कर सामने आया जो अमीर होता था। ठीक है, अब हम शॉर्ट टेस्ट देखेंगे। दरअसल शॉर्ट टेस्ट में क्या है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, इसमें सीधे प्रश्न, 4 विकल्प और सीधे उत्तर। ठीक है, शॉर्ट टेस्ट में फ्रांस का पहला नाम क्या था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रांस का पहला नाम क्या था? पेरिस था, नॉर्मंडी था, गॉल था या सिसिली था? तो फ्रांस का पहला नाम था गॉल। ठीक है, विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। प्रश्न संख्या 23, पवित्र रोमन सम्राट किस राजा को घोषित किया गया था? पवित्र रोमन सम्राट किस राजा को घोषित किया गया था बताइए? तो लुई दो को, लुई वन को या सोलेमन को? तो सार सोलेमन को, सोलेमन को। ठीक है, विकल्प 3 जो है, सी जो है आपका सही है। प्रश्न 24 देखिएगा। सोलेमन कहाँ का शासक था? जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, इंग्लैंड का? तो सोलेमन जो थे वो फ्रांस के शासक थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 25, मठों का स्थापना कहाँ की गई थी? कस्बों के बीच में, शहर के दूर और जंगल में, या मानव निवास से दूर, या चर्च के आसपास का क्षेत्र? ठीक है, तो मठों की स्थापना कहाँ की गई थी? मानव निवास से दूर मठ बनाए जाते थे। ठीक है, उसी मठ में कौन रहते थे? मोंक रहते थे। ठीक है, और नन रहा करती थी। प्रश्न 26 देखिएगा। पोप ने सोलेमन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि कब दी थी? ठीक है, पोप ने सोलेमन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि कब दी थी? 768 ईस्वी में, 778 ईस्वी में, या 800 ईस्वी में? तो 800 ईस्वी में। ठीक है, 800 ईस्वी में। ठीक, एडी 800 एडी में पोप ने सोलेमन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी थी, 800 एडी में। ठीक है, प्रश्न 27 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था? दरअसल बात है चूहे के कारण। देखिए, चूहे के कारण ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था और लाखों लोग मारे गए थे यूरोप में, लाखों लोग मर गए थे भाई। हैजा फैल गया था, प्लेग फैल गया था। और इसका नाम क्या था? ब्यूबोनिक प्लेग। इस प्लेग का नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। दरअसल प्लेग फैला क्या कि जलपोतों में जब निर्यात आयात होता था तो जलपोतों के सहारे बहुत सारे चूहे यूरोप में पहुंच गए थे और वहां पर प्लेग फैल गया। तो ये कहाँ फैला था? किस महाद्वीप में? यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? तो यूरोप में फैला हुआ था। विकल्प ए, ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था यूरोप में। मैं अपने नोट्स में इस चीज को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स आप लोग जरूर ले सकते हैं। इसकी जो पूरी फीस है बीपीएससी पीजीटी की, टीजीटी की, जूनियर की, पूरा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ इसकी जो फीस है वो 1499 की है। पूरा पीपीटी नोट्स दूंगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो दूंगा, पूरा नोट्स दूंगा, पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा। ठीक है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8319397277। सामंतों के घर को क्या कहा जाता था? बताइए। इतना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आने वाले प्रश्न शामिल होते हैं। सामंतों के घर को क्या कहा जाता है? मेनर कहा जाता है, भवन कहा जाता है, महल कहा जाता है? तो सामंतों के घर को कहा जाता है मेनर। मेनर कहा जाता है सामंतों के घर को, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न 29 देखिएगा। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किस देश में सामंतवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था? जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में? सामंतवाद का उदय कहाँ हुआ था भैया? सामंतवाद का उदय हुआ था फ्रांस में। विकल्प सी जो है ना वही आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष फ्लैंडर्स
के कृषकों ने विद्रोह किया? फ्लैंडर्स के कृषकों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? 1722, 1323, 1525 या 1912? तो फ्लैंडर्स के कृषकों ने विद्रोह किया था 1323 में। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। ओबेश हिल्डेगार्ड कौन थे? जब मैं अपना पीपीटी नोट्स आप लोग को दिखा रहा था, जब मैं लेक्चर्स दे रहा था, तो उसमें हमने ओबेश हिल्डेगार्ड को बहुत ही अच्छे तरीका से एक्सप्लेन किया था। ओबेश हिल्डेगार्ड जो थे, यह एक मोंग थे, मोंग, ठीक है। और यह एक संगीत, और यह गीत संगीत में यह दक्ष थे, ठीक है। तो गीत संगीत में दक्ष थे और इन्होंने ही प्रचलन किया था गिरजाघर की प्रेयर में। चर्च में जब प्रेयर होता था, तो वहां पर चर्च के प्रेयर के दौरान वहां पर गीत बजाया जाता था। तो यह परंपरा आज भी जब प्रेयर होता है तो मधुर गीत बजता है चर्च में। तो यह परंपरा किसने शुरू किया था? ओबेश हिल्डेगार्ड ने शुरू किया था, जो एक म्यूजिशियन थे, म्यूजिशियन मोंक थे, ठीक है। विकल्प बी, ओबेश हिल्डेगार्ड म्यूजिशियन थे। प्रश्न 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से यूरोप में किस वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया? यूरोप में किस वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया था? दरअसल क्या है, यूरोप में अभिजात वर्ग ने विरोध किया था। किसके समय में? लुई 14वें के समय में। और लुई 14वां क्या नारा देता था? मैं ही राज हूं और मेरे शक्ति ही कानून है, मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया और उसके बाद राजा ने क्या, गोली चलवा दिया। तो यही कह रहा है कि यूरोप में किस वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समय टुकड़े टुकड़े हो गया? तो अभिजात वर्ग का विरोध। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, अभिजात वर्ग। प्रश्न 33 देखिएगा, चर्च के द्वारा कृषकों से एक वर्ष के अंतराल में लिया जाने वाला उपज का 10वां भाग क्या कहलाता है? चर्च के द्वारा किसानों से एक वर्ष के अंतराल पर लिया जाने वाला उपज का 10वां भाग क्या कहलाता है? तो टीथ, मतलब चर्च जो टैक्स वसूलता था उसे टीथ कहा जाता था, जो उपज का 1/10 होता था। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, यह टैक्स कौन लेता था? चर्च लेता था, ठीक है। और ये कितना लेता था? उपज का 1/10। प्रश्न 34 देखिएगा, लॉर्ड अपनी जागीर मानते थे, जो लॉर्ड होते थे वह अपनी जागीर किसे मानते थे? चारागाह भूमि को, वन भूमि को, या दोनों को? तो देखिए, लॉर्ड अपनी जागीर सबको मानते थे भाई, चारागाह भूमि को भी मानते थे और वन भूमि को मानते थे। और इन दोनों का उपभोग जो भी लोग करते थे, लॉर्ड उनसे टैक्स लेते थे। तो मतलब दोनों को। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, वर्तमान में फ्रांस में जो सरकार है वो कौन सी है? गणतंत्री है, राजतंत्री है, तानाशाही है, इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान में जो फ्रांस में सरकार है वो क्या है भाई? गणतंत्री है। तो देखिए कितना अच्छा सीरीज चल रहा है। मैं टेस्ट सीरीज में दो तरह से कराता हूँ, एक्सप्लेनेशन भी वाला भी हो जा रहा है, और ये आपकी जो एकदम इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, एकदम प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के। प्रश्न 36 देखिएगा, इंग्लैंड देश का नाम का रूपांतरण है, मतलब जो इंग्लैंड है ना, ये किस शब्द का रूपांतरण है? पहले इसका नाम क्या था, उसके बाद इसका नाम इंग्लैंड कैसे बना? तो इंग्लैंड देश का नाम रूपांतरण है फोर्डीलैंड का, सेक्सनलैंड का, या एंजिललैंड का। तो इंग्लैंड देश का नाम जो है एंजिललैंड का रूपांतरण है, एंजिललैंड। एंजिल का मतलब क्या होता है? देवदूत, ठीक है। तो देवदूत की भूमि, ऐसा समझ सकते हैं, एंजिललैंड कहा जाता था। एंजिललैंड से ये धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया इंग्लैंड। तो यह ध्यान रखिएगा, विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 37 देखिएगा, कृषिदास को किससे विवाह करना है, यह कौन तय करता था? बताइए, कृषिदास जो था वह स्वतंत्र नहीं था भाई, वह लॉर्ड के अधीन होता था। यह लॉर्ड ही तय करता था कि कृषिदास को किससे विवाह करना है, ठीक है, और कितना काम करना है। और वह किसी प्रकार की अपने अत्याचार के खिलाफ वो कहीं पर गवाही भी नहीं दे सकता है कृषिदास, मतलब कहीं भी अर्जी भी दाखिल नहीं कर सकता है, ठीक है। विवाह पर भी नियंत्रण था किसका? लॉर्ड का। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, प्रत्यक्ष कर को क्या कहते हैं? फूट, आबे, टैली या फ्रायर? तो प्रत्यक्ष कर को कहते थे ये टैली। टैली जो होता था राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर था, टैली, ठीक है। ये आबे क्या है? आबे मूंग के रहने का स्थान था, मतलब मठ था एक तरह से, मठ को ही आबे कहा जाता है, ठीक है। फायर कौन होते थे? तो वह भिक्षु जो मठ का परित्याग कर देते थे, मतलब मठ में न रहने वाला भिक्षु, वो क्या क्या कहलाता था? फ्रायर कहलाता था, फ्रायर। मैं अच्छे तरीके से बताया हूँ अपने नोट्स में,
लेक्चर्स वाले में। ठीक है, प्रश्न 39 देखिएगा। एक सक्रिय जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड, देखिए एक सक्रिय जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को किस सदी में और किस राजकुमार ने जीता था? मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जो द्वीप है उसको किस सदी में किस राजकुमार ने जीता था? तो 11वीं सदी में फ्रांस के नारमंडी के राजकुमार ने, 11वीं सदी में फ्रांस के नारमंडी के राजकुमार ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जीत लिया था। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 40, जो भिक्षु मठों में नहीं रहते थे उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रायर, फीव, पेरिस आबे। अभी मैं आपको बताया हूँ कि मठ मठों का परित्याग करने वाले भिक्षु को फ्रायर कहते थे। विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1490 का कोर्स है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपका कोर्स है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।